सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम लोग शुक्ल जी की पुस्तक से वीरगाथा काल देश भाषा काव्य इस पर प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और आपको अवगत करा दें कि शुक्ल जी की बुक अगर समयाभाव के कारण पढ़ी न जा रही हो तो ये प्रश्नोत्तरी बहुत फ्रूटफुल होगी, क्योंकि एक एक प्रश्न इसमें से लिया गया है और महत्वपूर्ण भी है और कोई चीज़ छोड़ी नहीं गई है। एक तरह से पूरी तरह से विश्लेषण करके बुक को पढ़ाया गया है। जहाँ पे समझाने का प्रयास है उसको मैंने समझाने का प्रयास किया है और जो प्रश्न सीधे सीधे निकल रहे हैं उसको प्रश्नोत्तरी के तौर पे रखा हुआ है। तो आज की जो प्रश्नोत्तरी है वो देश भाषा काव्य पर होगी और इसमें पहला प्रश्न है, श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठकर विदेश जाने का जो मनमाना वर्णन मिलता है वो किस रचना में मिलता है। यहाँ पे एक शब्द आया था प्रोषित पति का। अगर सीधे सीधे पूछा जाए कि विवाह और रूठकर किस प्रोषित पतिका का वर्णन किस रचना के अंतर्गत किया गया है, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह का वर्णन रूठ करके जाना और उसमें जो प्रोषित पतिका का तात्पर्य होता है जिसका पति अपनी पत्नी को छोड़कर विदेश चला जाता है, तो उसके लिए जो शब्द आता है वो प्रोषित पतिका होता है। तो यहाँ पे कौन सा ग्रंथ था जिसमें इस तरह का घटना हुई है कि स्त्री से उसका पति विवाह के बाद रूठकर उड़ीसा मतलब दूसरे देश चला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, विजयपाल रासो, खुम्मान रासो। तो इस तरह का वर्णन हमें विशलदेव रासो में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा विशलदेव रासो। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ के संदर्भ में यह कहा गया है कि इसमें साहित्य की भाषा सामान्य हिंदी की थी। तो आज तक तो हम पढ़ते हैं कि अपभ्रंश की रासो ग्रंथ अपभ्रंश में राजस्थानी में डिंगल पिंगल ऐसी शैलियों में मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कौन सा ये ग्रंथ है, इसमें साहित्य की भाषा जो साहित्य की भाषा है वो सामान्य हिंदी ही थी जो पिंगल कहलाती थी, और तथा ग्रंथ के बीच बीच में इसमें साहित्यिक भाषा हिंदी को भी मिलाने का प्रयत्न किया गया है। तो ये चीज़ यहाँ महत्वपूर्ण है। पिंगल तो समझ में आ रहा है कि इसकी भाषा पिंगल है, लेकिन बीच बीच में साहित्यिक भाषा हिंदी को भी मिलाने का प्रयत्न जो किया गया है ये किस ग्रंथ में किया गया है। खुम्मान रासो, बसंत विलास, संदेश राशक, विशलदेव रासो। तो यहाँ आंसर हो जाएगा विशलदेव रासो। अगला प्रश्न है, विशलदेव रासो में आए हुए कुछ शब्द जैसे नयर, नयर का मतलब नगर से है, पसाव, पसाव का मतलब प्रसाद से है, पयोधर आदि किस भाषा के शब्द हैं। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी। तो ये तीनों शब्द प्राकृत भाषा के हैं, आंसर सही हो जाएगा प्राकृत। अगला प्रश्न है, विशलदेव रासो को हम्मीर के समय की रचना किसने कहा है। बहुत मोस्ट प्रश्न है कि विशलदेव रासो जो विशलदेव हम पढ़ते हैं नरपति नाल्ह कृत, इसको हम्मीर के समय की रचना किसने माना है। हरप्रसाद शास्त्री जी ने, प्रबोध बाग जी ने या गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा ने। तो आंसर सही हो जाएगा पंडित गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। यहाँ ध्यान रखिए, इन्होंने अपने ग्रंथ राजपूतानी का इतिहास लिखा था, उसकी भूमिका में पृष्ठ संख्या 19 में ये चीज़ दी है। अगला प्रश्न है, शुक्लानुसार विशलदेव रासो न तो फिल इन द ब्लैंक विचार से न तो फिल इन द ब्लैंक विचार से अपने असली और मूलभूत रूप में कही जा सकती है। तो शुक्ल जी का कहना है कि जो विशलदेव रासो है उसमें दो चीज़ों की कमी है कहते हैं, तो उन कमियों को हमको चयन करना है। तो ऑप्शन हो जाएगा श्रृंगार वीरता, दूसरा ऑप्शन है विरह संयोग, तीसरा ऑप्शन है वस्तु। ये यहाँ पे मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, विचार नहीं है क्योंकि विचार ऊपर लिखा गया है, गलती से यहाँ लिख दिया, इसको आप लोग भाषा कर लीजिएगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं वस्तु के साथ जगह नहीं हो रही है, यहाँ पर देख लीजिएगा वस्तु के साथ भाषा, ठीक है, भाषा। तो यहाँ ऑप्शन क्या तीसरा ऑप्शन क्या है, वस्तु और भाषा। तो यहाँ पे सही हो जाएगा वस्तु और भाषा। अब इसको बिठाइए, तो शुक्ल जी विशलदेव रासो को न तो वस्तु और न तो भाषा, ठीक है, न तो वस्तु न तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा वस्तु और भाषा। अगला प्रश्न है, डिंगल भाषा किसका मिश्रित रूप मानी जाती है। अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा, अपभ्रंश प्लस खड़ी बोली, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, ब्रज प्लस खड़ी बोली। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। हम लोग जानते हैं कि डिंगल जो बनी रहती है और डिंगल और पिंगल ये दो शैलियाँ हैं और दोनों शैलियों में अपभ्रंश कॉमन रहती है, लेकिन इनके साथ जब ब्रजभाषा अपभ्रंश के साथ मिलती है तो वो पिंगल को बनाती है, और जब अपभ्रंश के साथ राजस्थानी मिलती है तो ये डिंगल को बनाती है। अगला प्रश्न देखिए,
गरबी न बोलो हो सांभरियो रवि तो सरीखा घड़ा और भुआल एक उड़ीसा को धनी बचन हमारे तो मानी जुमानी पंक्ति किस रचना से ली गई है। तो परमाल रासो, खुमान रासो, विसलदेव रासो। तो इस तरह की ये पंक्ति विसलदेव रासो में देखने को मिलती है। तो आंसर हो जाएगा विसलदेव रासो। ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग ऐसे पकड़ सकते हैं, एक उड़ीसा को धनी, ये शब्दावली जहाँ पे आया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक कहानी अगर बता दें तो कुछ चीज़ को लेकर इन दोनों में जब जो विसलदेव रहते हैं थोड़ा सा अपने को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं शासक में उसमें, तो वहाँ पे राजमती इनको बताती है कि तुमसे भी श्रेष्ठ और धनी व्यक्ति जो है वो उड़ीसा का राजा है। तो ऐसा कहने पे जो विसलदेव रहते हैं उनको उसको देखने की या उससे मिलने की जो रहती है कि वहाँ जाके देखा जाए कि वो किस तरह के राजा हैं, तो इस वजह से ये घर छोड़ के चले जाते हैं। तो यही कहती हैं कि तुमसे भी श्रेष्ठ और धनी जो है वो उड़ीसा का राजा है, इसीलिए यहाँ पे एक उड़ीसा को धनी ये शब्दावली दी है जो राजमती के द्वारा कही गई थी। तो इस तरह से भी हम इस पंक्ति को ध्यान में रख सकते हैं। अगला पंक्ति है, कड़वा बोल न बोले सनारी तूमो मेहस चित्त विशारी। पंक्ति किस रचना है। तो कड़वा बोल न बोले नारी, ये पंक्ति विसलदेव रासो से है, परमाल रासो से है या पृथ्वीराज रासो से है। तो आंसर हो जाएगा विसलदेव रासो। ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण है और विसलदेव रासो से है। अगला प्रश्न है, चंद्रवरदाई का समय माना जाता है संवत 1224 से 1248, संवत 1225 से 1249, संवत 1226 से 1250। तो चंद्रवरदाई जो है ये 1225 से 1249 तक का इनका समय माना जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रवरदाई के संदर्भ में किसने कहा था कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। मोस्ट प्रश्न है, एक कोटेशन के रूप में आ सकती है कि चंद्रवरदाई के संदर्भ में किसके द्वारा कहा गया था कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनके द्वारा जो रचित पृथ्वीराज है उसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ये कथन किसका है, नगेंद्र का, मिश्र बंधुओं का, शुक्ल जी का और बच्चन जी का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शुक्ल जी का। वैसे हम शुक्ल जी के बुक का अध्ययन कर रहे हैं, इससे बाहर के तथ्य बोलना मैं सही भी नहीं समझती हूँ, क्योंकि अगर विश्लेषण शुक्ल जी की बुक का हो रहा है तो उन्हीं से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल मिलता जुलता एक कथन आता है जहाँ पे प्रथम के बीच में वास्तविक शब्द जुड़ता है। ठीक है, वास्तविक, याद रखिएगा, अगर ये शब्द बीच में जुड़ा मिल जाता है कि प्रथम वास्तविक महाकवि माने जाते हैं, तो ये फिर हो जाता है मिश्र बंधुओं का। तो यहाँ पे फिर मिश्र बंधु आंसर हो जाता है, इसलिए ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। एक ही कोटेशन में मिश्र बंधु ने भी इनको वास्तविक शब्द लगा के बिल्कुल शुक्ल जी की तरह ही कथन कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट किसके लिए कहा गया है। दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट किसके लिए कहा गया है। सूरदास, मदन मोहन, पृथ्वीराज, विसलदेव, परमाल। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो पृथ्वीराज हो गया। पृथ्वीराज को दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के सामंत, सखा व राजकवि के रूप में कौन जाने जाते हैं। जगनीत, चंद्रवरदाई, नरपतिनाल, नल्ल सिंह। तो यहाँ आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई जो हैं पृथ्वीराज के सामंत, सखा और राजकवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथ के अनुसार भट्ट जाति के जगात गोत्र से कौन थे। पृथ्वीराज, दलपति, चंद्रवरदाई, हमीरदेव। तो जो जगात गोत्र से थे वो चंद्रवरदाई थे। ये ध्यान रखिएगा, आंसर होगा चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, चंद्रवरदाई का जन्मस्थान है बंगाल, पटना, लाहौर, दिल्ली। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जो चंद्रवरदाई हैं इनका जन्मस्थान लाहौर, पंजाब में है। अगला प्रश्न, किसके संबंध में कहा जाता है कि इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन संसार को छोड़ा था। तो आंसर बताइएगा, विसलदेव पृथ्वीराज, चंद्रवरदाई दलपति विजय, विसलदेव हमीरदेव या चंद्रवरदाई पृथ्वीराज। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज। चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज के लिए कहा जाता है कि इन दोनों ने एक साथ जन्म लिया था और एक ही साथ इनकी मृत्यु हुई थी। तो जन्म का तो समझ में आता है, जन्म हो जाता है, लेकिन क्या मृत्यु एक साथ हो सकती है, ये थोड़ा सा
प्रश्न बनता है, लेकिन यहाँ सत्य है कि इन दोनों की मृत्यु भी एक साथ हुई थी। कैसे हुई थी, थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए कि जब पृथ्वीराज को बंदी बना लिया जाता है, गजनी ले जाया जाता है बंदी बना के, तो कुछ समय के बाद अपनी पुस्तक जो ये लिख रहे होते हैं पृथ्वीराज रासो, उसको जल्हड़ को दे देते हैं। एक पंक्ति भी मिलती है कि पुस्तक जल्हड़ हत दी, इस तरह से इनकी। उसके बाद चलो गज नृप काज, इस तरह से एक पंक्ति मिलती है। तो ये चंद्रवरदाई भी वहाँ चले जाते हैं, और जब उनको पता चलता है वहाँ जाके कि जो राजा हैं, गजनी के सम्राट हैं, इन्होंने इनकी ये पृथ्वीराज की आँखें मतलब उनको अंधा बना दिया है, तो वो जिस स्थान पे चंद्रवरदाई खड़े रहते हैं, वो उनको कहते हैं कि वो शब्दवेदी बाण जलाएं। जो पृथ्वीराज होते हैं उन्हें शब्दवेदी बाणों का अच्छा ज्ञान होता है, और वो कुछ इस तरह से आवाज़ करते हैं चंद्रवरदाई, उनको आभास कराते हैं कि कुछ गज पे और कुछ स्थान पे जो राजा हैं वो खड़े हैं, और शहाबुद्दीन खड़े हैं, और तुम चूको मत चौहान, इस तरह से कहते हैं। तो वो जब शब्दवेदी बाण आवाज़ गज और उसके हिसाब से समझ के बाण छोड़ते हैं, तो शहाबुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। जब शहाबुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, तो चंद्रवरदाई और जो पृथ्वीराज रहते हैं एक दूसरे को तलवार से एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। इस तरह से इन दोनों की जो मृत्यु होती है वो भी एक साथ होती है। अगला प्रश्न देखिए, किसके संदर्भ में कहा गया है कि ये षड भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंदशास्त्र, ज्योतिष, पुराण व नाटक आदि विधाओं में पारंगत थे। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें एक प्रश्न पूछा भी गया था कि कौन से कवि हुए हैं जो 6 भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। षड भाषा से मतलब है 6 भाषाओं का। तो ऑप्शन है चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज, विशलदेव, कालिदास। तो यहाँ पे चंद्रवरदाई हो जाएगा। षड भाषा से तो प्रश्न बना हुआ है, लेकिन ध्यान रखना है उसके अलावा भी चंद्रवरदाई ने व्याकरण पर, काव्य पर, साहित्य पर, छंदशास्त्र पर, ज्योतिष, पुराण और नाटक, इन विधाओं पर भी ये पारंगत हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रवरदाई को किस देवी का इष्ट प्राप्त था, जिसके आधार पर ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। काली देवी का, भैरवी देवी का, जालंधरी देवी का, ज्वालामाई का। तो इनको जालंधरी देवी का इष्ट प्राप्त था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो कितने पृष्ठों का बड़ा ग्रंथ है तथा इसमें सर्ग व छंदों की संख्या भी बताइए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले हमने जब विशलदेव रासो पढ़ा था तो उसके लिए भी पढ़ा था कि वो छोटा ग्रंथ है, लघु काव्य है, और उसमें 100 पृष्ठों का, ठीक है, उसमें 100 पृष्ठों का एक लघु काव्य है। इस तरह से प्रश्न बना था विशलदेव के लिए। अभी प्रश्न पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में बन रहा है कि ये कितने पृष्ठों का बड़ा ग्रंथ है। देखिए, उसको विशलदेव को छोटा ग्रंथ कहा था, लघु काव्य कहा था, इसको कह रहे हैं बड़ा ग्रंथ है, क्योंकि इसमें पेज जो पृष्ठ हैं वो ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें कितने पृष्ठों का ये था, कितने सर्ग थे और कितनी इसमें छंदों के। एक तो पृष्ठ याद करना है, पृष्ठ से हमको उत्तर देना है, एक सर्ग से हमको उत्तर देना है, और एक छंद से हमको उत्तर देना है। तो 3 बातें ध्यान रखिए, कितने पृष्ठ हैं, कितने छंद हैं और कितने सर्ग हैं। तो ऑप्शन है आपके पास 2000 पृष्ठ हैं, 68 छंद हैं और 68 सर्ग हैं और 69 इसमें छंद हैं। दूसरा ऑप्शन है इसमें 2500 पृष्ठ हैं, 69 इसमें सर्ग हैं और 68 इसमें छंद हैं। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है 2500 इसमें पृष्ठ हैं और 69 इसमें सर्ग हैं और 68 इसमें छंद हैं। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है 2000 इसमें पृष्ठ हैं, 69 इसमें सर्ग हैं और 68 इसमें छंद हैं। तो सही कौन सा होगा? तो सही होगा 2500 पृष्ठ, 69 सर्ग हैं और 68 इसमें छंद हैं। तो इसमें सर्गों की संख्या महत्वपूर्ण हो जाती है कि पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं। तो इसमें 69 सर्ग हैं, ये ध्यान रखना है, और उससे एक कम कर देंगे तो 68 छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। उसके बाद पृष्ठ हमारे पास 2500 या 2500 निकल गए। अब ये हो गया आंसर इसका। अगला प्रश्न याद रखिएगा, अगला इसी में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो छंदों की संख्या आई है हमने पढ़ी थी कि वो छंदों की संख्या 68 है, लेकिन मुख्य छंद के रूप में ये भी ध्यान रखना कि कौन कौन से हैं, इनसे प्रश्न नहीं बन रहा था, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कवित्व, दोहा, दोहा को दोहा भी कहते हैं, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या, ठीक है। तो इतने जो छंद थे, गाहा, आर्या, तोमर, त्रोटक,
और कवित्त दोहा। तो हम इसको दो दो का क्रम याद करेंगे। कवित्त दोहा हो गया, त्रोटक के साथ तोमर याद कर लिया, और इसके बाद गाहा के साथ आर्या याद कर लिया, गाहा और आर्या। ठीक है, तो इस तरह से 6 जो ये छंदों का प्रयोग किए हैं वो मुख्य छंदों में आते हैं। अगर प्रश्न बन जाता है कि पृथ्वीराज रासों में जो मुख्य रूप से छंदों का प्रयोग हुआ है, इनमें से अगर 3 दे दें और एक इनसे बाहर का दे दें तो वो उसमें से बाहर हो जाएगा, असंगत में आ जाएगा। इसलिए इन 6 के 6 जो मुख्य छंद कहे गए हैं ये ध्यान में होने चाहिए कि कवित्त दोहा है, तोमर त्रोटक है और गाहा और आर्या है। ये 6 मुख्य छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कवित्त को ही छप्पय कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कादंबरी ग्रंथ जो कि बाण का ग्रंथ है, इसके संबंध में कहा जाता है कि इसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया। इसी तरह किसने अपने पिता के ग्रंथ का पिछला भाग पूर्ण किया था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कादंबरी हम जानते हैं ये बाणभट्ट की रचना है कादंबरी, और बाण ने इसको लिखा था लेकिन वो अधूरा रह गया था तो उनके पुत्र ने उसको पूरा किया था। तो इसी तरह किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा गया है कि बाणभट्ट की पुस्तक जो कादंबरी थी, जैसे बाण ने पूरा किया था वैसे ही किसने अपने पिता के ग्रंथ का पिछला भाग मतलब बाद का भाग पूरा किया था? तो ऑप्शन है आपके पास पौमचरी स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के पुत्र जलहड़ ने, भूतनाथ देवकीनंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के पुत्र जलहड़ ने। और यहाँ मैंने 2 तथ्य जो दिए हैं ये भी अपने हिसाब से सही हैं, लेकिन कादंबरी के ग्रंथ के साथ जिसका कंपैरिजन किया गया है वो पृथ्वीराज रासो है, इसलिए यहाँ पे आंसर ये सही हो जाएगा। इसके साथ ही जो तथ्य 2 मैंने ऑप्शन में रखे हैं ये भी अधूरे ग्रंथ हैं जो उनके पुत्रों के द्वारा किया गया है। तो अपभ्रंश में पौमचर्यु मिलता है, उसको उनके पुत्र स्वयंभू के द्वारा पूरा किया गया था और जिसका नाम त्रिभुवन था। ऐसे ही भूतनाथ हम आधुनिक काल में उपन्यास देखते हैं, ये देवकीनंदन खत्री के पुत्र जो दुर्गा प्रसाद खत्री थे उन्होंने पूरा किया था, और ये भूतनाथ देवकीनंदन खत्री का अधूरा उपन्यास था। ये तथ्य सही है लेकिन अपने काल के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन यहाँ पे जो कादंबरी का कंपैरिजन करके कहा गया था वो पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई के पुत्र जलहड़ से हैं, इसलिए इनको भी हम ध्यान रख सकते हैं कि पौमचर्यु भी अधूरा था, स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, भूतनाथ भी अधूरा था जिसको दुर्गा प्रसाद खत्री ने देवकीनंदन के जो पुत्र थे उन्होंने पूरा किया था। तो अब अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज को कौन बंदी बनाकर गजनी ले गया था? सिराजुद्दौला, शाहजादुद्दीन और शहाबुद्दीन या मोहम्मद गौरी? तो यहाँ आंसर हो जाएगा शहाबुद्दीन। तो शहाबुद्दीन इनको बंदी बना करके गजनी ले गए थे। अगली पंक्ति देखिए, पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली गज्जन नृपकाज। पंक्ति के आधार पर कौन पुस्तक को जल्हड़ के हाथ दे राजा का काज करने चले गए थे? दलपति, नरपतिनाल, चंद्रवरदाई, जल्हड़? तो यहाँ आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई को जब पता चलता है कि उनको बंदी बनाकर ले जाया गया है तो ये 2 मिनट के लिए भी अपने सखा को, अपने मित्र को, अपने उसको राजा को छोड़ते नहीं थे। तो इन्होंने जो पुस्तकें उस समय लिख रहे थे पृथ्वीराज रासो, इसको अपने पुत्र उसके हाथ में दिया और अपना उनके काज के लिए चले गए थे। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में असंगत का चयन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि पृथ्वीराज में जो तथ्य मिलते हैं पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत वो इसमें से 3 सही हैं, एक गलत है, उसको आप चयन कीजिएगा। पहला ऑप्शन है इसमें आबू के यज्ञकुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। दूसरा ऑप्शन है चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने का सविस्तार वर्णन है। तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णुराज के पौत्र थे। चौथा ऑप्शन है सोमेश्वर का विवाह अनंगपाल की पुत्री सुंदरी से हुआ था। तो इसमें असंगत का चयन करना था, तो असंगत कौन सा है? सोमेश्वर का विवाह अनंगपाल की पुत्री सुंदरी के साथ हुआ था, यही गलत है क्योंकि हम पृथ्वीराज रासो में जो माता का नाम देखते हैं जिसमें सोमेश्वर इनके पिता रहते हैं पृथ्वीराज के, तो इनकी जो माता रहती है वो कमला देवी रहती हैं, न कि सुंदरी। और सुंदरी के संदर्भ में बताएं तो सुंदरी कमला की बहन रहती हैं, यानी कि अनंगपाल की 2 पुत्रियां रहती हैं, एक सुंदरी और एक कमला, ये ध्यान में रखना है, यानी कि पृथ्वीराज के नाना। ठीक है, अगला प्रश्न है अनंगपाल की पुत्री सुंदरी का विवाह किसके साथ होता है? जयचंद्र, सोमेश्वर, विजयपाल, कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा विजयपाल के साथ। अब यहाँ जयचंद्र गलत इसलिए हो गया क्योंकि वो सुंदरी के पुत्र रहते हैं। सोमेश्वर का इसलिए गलत हो गया क्योंकि सोमेश्वर कमला के पुत्र रहते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा विजयपाल।
अगला प्रश्न देखिए, अनंगपाल द्वारा किस नाती को दिल्ली का शासक नियुक्त किया जाता है? तो अनंगपाल के दो नाती होते हैं, एक पृथ्वीराज होते हैं, एक होते हैं पृथ्वीराज और एक होते हैं जयचंद। ये भी हमको ध्यान रखना है कि इनके दो पुत्र जो नाती थे वो कौन कौन से थे। तो एक पृथ्वीराज रहते हैं और एक जयचंद्र रहते हैं। इनमें से किसको उन्होंने दिल्ली का, यानी कि जो पृथ्वीराज रहते हैं इनके पास अजमेर था, अजमेर के शासक होते हैं, और जो जयचंद थे ये कन्नौज के शासक थे। ठीक है, ये कन्नौज के थे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि किस नाती को इन्होंने दिल्ली का शासन गोद लिया था कहते हैं। तो सोमेश्वर को, जयचंद को, पृथ्वीराज को, और 2 और 3 जयचंद और पृथ्वीराज दोनों को। तो यहाँ आंसर हो जाएगा केवल पृथ्वीराज को। ठीक है, अगला प्रश्न है, जयचंद द्वारा राजसूय यज्ञ रखा गया तथा उसी के साथ संयोगिता का स्वयंवर की भी घोषणा करके किसके न आगमन पर उसकी मूर्ति को द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी थी। तो जयचंद ने यहाँ पर बता दें कि राजसूय यज्ञ किया था, और उस यज्ञ के दौरान इन्होंने ये भी सूचना दी थी, ये भी उद्घोषित किया था कि जो उनकी बेटी है संयोगिता, उसका भी स्वयंवर रचाया जाएगा। तो जब ये देखते हैं कि बड़े बड़े महाराजा राजे आ गए हैं लेकिन पृथ्वीराज नहीं आए हैं, तो ये बड़े क्रोधित हो जाते हैं और उनकी पृथ्वीराज की स्वर्ण मुद्रा देखिए किस तरह से उनको लज्जित कर देते हैं। एक तो स्वर्ण की मुद्रा बना के आदर दिया है, सोने की मतलब मूर्ति बना दी है, दूसरा उसको द्वारपाल के तौर पे रख दिया है। तो इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है एक राजा के लिए। तो उनको द्वारपाल बना देते हैं और उनकी मूर्ति को दरवाजे पे लगा देते हैं। तो ये किसकी मूर्ति की बात यहाँ पे की गई है? सोमेश्वर की, पृथ्वीराज की, बीसलदेव की, अनंगपाल की। तो ये जो मूर्ति बनाई जाती है ये पृथ्वीराज की बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज पर पूर्व से अनुराग रखने वाली संयोगिता ने जब द्वार पर लगी स्वर्ण मूर्ति यानी पृथ्वीराज की जो सोने की माला थी को माला पहनाई तो पिता ने उसे घर से निकाल भेज दिया। कहाँ भेज दिया था? प्रश्न है कि कहाँ भेज दिया था। यमुना किनारे महल पे भेज दिया था, गंगा किनारे के महल पे भेजा था, मौसी के घर भेज दिया था, या कैद खाने में डाल दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि जो संयोगिता रहती है इनकी पुत्री, वो पहले से ही उन पर अनुराग रहती है, यानी कि पृथ्वीराज को प्रेम करती हैं। तो जब पृथ्वीराज से वो चिढ़ जाते हैं, यानी कि फिर उनसे विवाह करने का उनका कोई उद्देश्य नहीं रहता है अपनी पुत्री का, तो उनको जब द्वारपाल के रूप में स्वर्ण मूर्ति बना करके ये स्थापित कर देते हैं, तो ये रंगभूमि में आती हैं संयोगिता और उसी द्वार पर बनी हुई स्वर्ण मूर्ति को अपना स्वयंवर मतलब जो वरमाला रहती है उसको पहना देती है। और इस अपराध पे इनके पिताजी जो रहते हैं इनको कहीं भेज देते हैं। तो ऑप्शन है यमुना किनारे के महल में भेजते हैं, गंगा किनारे के महल में भेजते हैं, उनकी मौसी जो रहती है उनके घर भेजते हैं, या कैद खाने में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा गंगा किनारे इनका एक महल रहता है, वहाँ पे इनको भेज दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से कैसा विवाह किया और उसे हर ले गए थे। अब जब पृथ्वीराज को पता चलता है कि इन्होंने उसको वहाँ गंगा के किनारे वहाँ छिपा दिया है या वहाँ रख दिया है, तो ये वहाँ आके उसको हर ले लेते हैं और विवाह रच लेते हैं। तो विवाह इनका किस तरह का हुआ था? आशुर विवाह हुआ था, ब्रह्म विवाह हुआ था, गांधर्व विवाह हुआ था, प्रजापत्य विवाह हुआ था। ये जितने भी प्रकार दिए गए हैं ये विवाह के प्रकार हैं। इनमें से कौन सा विवाह पृथ्वीराज और संयोगिता का हुआ था? तो ये गांधर्व विवाह किया था इन्होंने, हर ले जाना यानी कि गांधर्व विवाह हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, शहाबुद्दीन जब पृथ्वीराज को बंदी बना गजनी ले गया था, कुछ समय पश्चात चंद भी वहां गए थे। चंद के इशारे पर किस बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मार दोनों भी मर गए थे। तो ये जो बाण इन्होंने छोड़ा था शहाबुद्दीन को मारने के लिए, जब चंद्रवरदाई ने उनको कुछ 2 श्लोक या उसके आधार पर बताया था, तो वो किस बाण द्वारा इन्होंने पृथ्वीराज ने उसको शहाबुद्दीन को मारा था। तो ऑप्शन है मारण बाण, जंभन बाण, उन्मादन बाण या शब्दभेदी बाण। तो यहाँ आंसर हो जाएगा शब्दभेदी बाण। तो वो जहाँ से आवाज़ आती थी शब्दभेदी बाण कहते हैं, जहाँ से किसी की साउंड आती है और उस साउंड को आधार बना करके, चाहे आँखें हो या ना हो, बस केवल उसको आवाज़ को कानों से सुनकर उस ओर बाण चलाना और उससे अपने शिकार को मारना, ये शब्दभेदी बाण का कार्य होता है। इसलिए इन्होंने जो आवाज़ सुनी थी चंद्रवरदाई की सुनी थी और कितने जगह पे वो खड़े थे, उनके आवाज़ उस श्लोक को सुनते हुए इन्होंने अपना तीर छोड़ा था और उनको मार दिया था। अगला प्रश्न है, शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का कारण क्या था।
अब ये हम पहले से भी पढ़ के आते हैं कि सूफी में भी हमने पढ़ा था कि जो बैर का कारण रहती थी वो एक स्त्री ही रहती थी, और यहाँ पृथ्वीराज रासो में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ भी एक स्त्री रहेगी। राज्य था, धन था, स्त्री था या कोई नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा स्त्री था। यहाँ पे आंसर तो स्त्री है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा तथ्य आपको और मिल जाएगा, उससे प्रश्न नहीं बन रहा है तो इसको जान लीजिए। इसमें एक सुंदरी यानी कि बहुत खूबसूरत स्त्री रहती है जो हुसैन शाह, एक पठान सरदार रहते हैं, उनसे प्रेम करती है। ठीक है, तो ये जो स्त्री रहती है, जो शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज का बैर हुआ था एक स्त्री के कारण हुआ था, तो इस स्त्री के बारे में जान लीजिए कि वो स्त्री के कारण बैर क्यों हुआ था। वहाँ पे जो स्त्री रहती है वो स्त्री शहाबुद्दीन के वही रहती है, और लेकिन वो शहाबुद्दीन की ही सेना में एक सरदार, पठान सरदार रहते हैं हुसैन शाह, वह स्त्री उस हुसैन शाह से प्रेम करती है। लेकिन जो शहाबुद्दीन रहते हैं वो इस स्त्री को प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं और उसको पाना चाहते हैं, उससे आसक्त होते हैं। इससे जो स्त्री रहती है वो अपने प्रेम को न पाने के भय से उस जगह को छोड़ करके, यानी कि शहाबुद्दीन की स्थान को छोड़ करके छिपे छिपाए पृथ्वीराज के पास आ जाती है। पृथ्वीराज के शरण में ये हुसैन शाह और ये सुंदरी जो रहती है ये आ जाते हैं, और इनको जब पता चलता है शहाबुद्दीन को कि ये उनके वहाँ गए हैं, तो ये वहाँ जा कर के उनसे कहते हैं कि वो जो सुंदरी और हुसैन साहब उनको मेरे पास भेज दो। तो पृथ्वीराज कहते हैं कि वो स्त्री और पुरुष अपनी मर्जी से मेरे वहाँ आए हैं और मेरे वहाँ वो शरण में आए हैं और शरणागत हो गए हैं। अब मेरा धर्म है कि मैं इनकी मदद करूं, तो इसलिए वो उनको जब तक पृथ्वीराज कहते हैं कि मैं जब तक हूं तब तक वो स्त्री और उसको बिल्कुल भी आँच नहीं आएगी, क्योंकि वो मेरे शरणागत में है और इसलिए अब उसका बचाने का कार्य मेरा है। तो यही स्त्री के वजह से शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज में बैर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रहस्यों में दिए हुए संवतों का ऐतिहासिक तथ्यों से मेल न खाने का कारण किसने इसे 16वीं शताब्दी में लिखा जाली ग्रंथ ठहराया। तो इसी में हम लोग शुक्ल जी का कथन भी जाली ग्रंथ के संदर्भ में पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे शुक्ल जी ने 16वीं शताब्दी का नहीं कहा है। तो यहाँ पे शुक्ल जी स्वयं बता रहे हैं कि रासों में जो संवत और ऐतिहासिक तथ्य दिए हैं वो मेल न खाने के कारण 16वीं शताब्दी में लिखा गया जाली ग्रंथ ठहराया गया। किसके द्वारा? विद्वानों के द्वारा, नगेंद्र के द्वारा, बच्चन के द्वारा या शुक्ल जी के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विद्वानों के द्वारा। तो शुक्ल जी कहते हैं कि जो रासो ग्रंथ में संवत और ऐतिहासिक तथ्य मेल नहीं खाते हैं, उसमें 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ जाली ग्रंथ जो कुछ विद्वान हुए हैं उनके द्वारा माना गया कहते हैं। और बाद में इसको डिफाइन करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि जो चंगेज और तैमूर ये जो हुए थे ये बाद में हुए थे, बहुत बाद में हुए थे, और ये तथ्य भी उस पृथ्वीराज रासो के अंदर मिलते हैं, इसीलिए विद्वानों ने इसको जाली ग्रंथ कहा, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। अगला प्रश्न देखिए, रासो यानी कि पृथ्वीराज रासो में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल फाटों की कल्पना किसने माना है। अब ये तो छोड़ दीजिए कि जो पृथ्वीराज रासो कैसा ग्रंथ है, लेकिन इन ग्रंथों में जो वर्णित घटना और संवत हैं इनको केवल भाटों की कल्पना किसने माना है। गौरी शंकर ओझा ने, प्रबोध बागची ने, हरप्रसाद शास्त्री ने, राहुल सांकृत्यायन ने। तो इनको भाटों की कल्पना कहा है गौरी शंकर ओझा ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज की राज्यसभा में किसी कश्मीरी कवि ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नाम का एक काव्य लिखा है जो पूरा नहीं मिलता। उनमें दिए संवत और घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं। कथन शुक्ल जी का किसके संदर्भ में है? चंद्रवरदायी, नरपतिनाल, जयानक या जयवर्धन। तो आंसर हो जाएगा जयानक। अब इसी जो कोटेशन में जो इस तरह का ये पूरा पैराग्राफ मिल रहा है, इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा कि कश्मीरी कवि के रूप में किसको जाना जाता है। एक प्रश्न बन सकता है कि कश्मीरी कवि के रूप में किसका ग्रंथ मिलता है, तो जयानक का मिलता है। ठीक है, कौन सा ग्रंथ है? तो पृथ्वीराज विजय है। और अगर प्रश्न बन जाए कि पृथ्वीराज विजय जो जयानक कवि का है ये किस भाषा में है, तो ध्यान रखिएगा ये संस्कृत भाषा में है। यहाँ 2-3 प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज विजय के अलावा निम्न घटनाएं महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों ने जहाँ तक ध्यान दिया है हम लोग यही पाते हैं कि जयानक कवि की जो रचना है पृथ्वीराज विजय, उसमें संवत और तथ्य एकदम सही मिलते हैं। उसके आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया गया है या अर्ध प्रमाणिक घोषित किया गया है या जो भी रहा हो, लेकिन यहाँ पे एक नया तथ्य और मिला है कि पृथ्वीराज विजय के अलावा जो घटनाएं हैं, जैसे सोमेश्वर का अनंगपाल की पुत्री से
विवाह, पृथ्वीराज का नाना की गोद जाना, समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होकर पृथ्वीराज की तरह से लड़ाई करना, संयोगिता हरण, ये इतनी सारी बातें जो पृथ्वीराज विजय में मिलती हैं। इसके अलावा ये सब बातें किस अन्य ग्रंथ में मिलती हैं, किस ग्रंथ ने यह सिद्ध किया है। ठीक है, केवल जयानक कवि का ही पृथ्वीराज विजय नहीं है कह रहे हैं, इसके अलावा एक और ग्रंथ है जिसमें भी पृथ्वीराज विजय, जयानक कवि के पृथ्वीराज विजय की तरह तथ्य मिलते हैं। वो कौन सी पुस्तक है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ही थोड़ा सा परे जा रहा है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि ये हम्मीर महाकाव्य है। हम्मीर महाकाव्य में भी ये सब बातें मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि जो हम्मीर महाकाव्य है, देखने में हम्मीर महाकाव्य हम्मीर रासो की तरह लग रहा है कि हम राजा हम्मीर का वर्णन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस हम्मीर का वर्णन पृथ्वीराज के परमाल वंश से रहा है, इसीलिए इसमें भी वो सारी बातें निहित मिलती हैं। अगला प्रश्न है, आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा किसके जांच से कल्पित ठहरती है? प्रश्न इतना ही है कि आबू के यज्ञ में जो चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति मानी गई, जो पृथ्वीराज रासो हम पढ़ते हैं उसमें क्या बताया गया है कि आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति हुई है। तो कथा किसके जांच से कल्पित ठहरती है? तो ऑप्शन है ताम्रलेखों से, शिलालेखों से, ग्रंथों से। तो ये सब चीज़ें कल्पित ठहराई गई हैं शिलालेखों के आधार पर। तो कुछ शिलालेख मिले हैं बाद में, इसको आप देख लीजिए। तो ये शिलालेख किसके मिले हैं? एक सोलंकी और चौहान। ठीक है, ये 2 वंश आए थे बाद में एक सोलंकी वंश आया था और एक चौहान वंश आया था। इनके कई शिलालेखों में जो सोलंकी और चौहान थे उसमें सूर्यवंशी का नाम आया है, चंद्रवंशी का नाम आया है, लेकिन अग्निकुल का कहीं पर भी उल्लेख नहीं आया है। तो जो शिलालेख अब शिलालेखों को साक्ष्य माना जाता है, और इन शिलालेखों में पृथ्वीराज के जो वंशज हैं, जो आए हैं, उनको सूर्यवंशी या चंद्रवंशी ही कहा गया है। जो अग्निकुल वाली बात कही गई है ये उन शिलालेखों में नहीं प्राप्त होती है। किनके शिलालेखों में? सोलंकी और चौहानों के उसमें। अगला प्रश्न देखिए, शिलालेखों और दानपात्रों में जो संवत मिलते हैं उनके अनुसार रासो में दिए संवत ठीक नहीं है। शिलालेखों में पृथ्वीराज जयचंद्र परमादिदेव जो महोबा के राजा थे परमाल का वर्णन मिलता है। इससे किस संवत में पृथ्वीराज व परमाल के युद्ध वर्णित हैं? तो परमाल आपको ध्यान होगा जिस तरह से चंद्रवरदाई का वो मिलता है पृथ्वीराज रासो, उसी तरह जो परमादिदेव हुए थे इनका वर्णन भी किया था मधुकर कवि, और इन्होंने क्या कहते हैं जयमंक जयचंद्रिका और जो भट्ट केदार की रचना मिलती है, इसमें राजा परमाल दिदेव के बारे में वर्णन मिलता है। और उसी तरह यहाँ पे जो सन हमको बताना है कि परमाल और पृथ्वीराज का जो युद्ध का वर्णन मिलता है वो किस सन में हुआ था। तो यहाँ पे संवत दिया है संवत 1230, संवत 1231 और संवत 1239 या संवत 1240। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन करूँगी। जो परमादिदेव हैं, मुझसे वो भट्ट केदार वाली जो बात कही वो थोड़ा तथ्य गलत हो गया था, इसको थोड़ा सही कर रही हूँ कि जो परमादिदेव हैं इनका जयचंद्र से मित्रता थी। ये चीज़ मैं कहना चाह रही थी, उल्टा बोला गया था, इसको ध्यान दीजिएगा। जो परमादिदेव का यहाँ वर्णन आता है शिलालेखों में, तो ये इनके मित्र के रूप में इनके साथ काम किए थे और इनकी तरफ से युद्ध लड़े थे। तो यहाँ परमादिदेव या परमाल, जो राजा परमाल थे, अगर प्रश्न बन जाए कि राजा परमाल किसके मित्र या किसकी तरफ से लड़े थे, तो जयचंद की तरफ से ये लड़े थे, और वो थोड़ा सा गलत हो गया था। वो जयचंद के लिए उन्होंने लिखा था, जो भट्ट केदार और मधुकर कवि की रचनाएं मिलती हैं, जयमंक जयचंद्रिका और मयंक जयचंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश, ये दोनों रचनाएं भट्ट केदार और उन्होंने जयचंद्र के लिए लिखी थी। वो चीज़ यहाँ पे सत्य बैठ रही है। लेकिन परमादिदेव का वर्णन की यहाँ पे बात हो रही थी, तो परमादिदेव जो हैं वो जयचंद्र की तरफ से लड़ाई किए थे। तो जो पृथ्वीराज से परमादिदेव लड़े थे तो वो किस सन में इनकी तरफ से लड़े थे? संवत 1230 में, संवत 1231 में या संवत 1239 में? तो परमादिदेव जो पृथ्वीराज से लड़ाई करे थे वो संवत 1239 में किए थे, ये सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, एकादश से पंचदह विक्रम साक आनंद
तिहि रिपुजय पुरहरन को भय पृथ्वीराज नरेंद्र। उक्त दोहे के आधार पर रासो यानी कि पृथ्वीराज रासो के समर्थक व आनंद संवत के निर्माता कौन थे? प्रबोध बाग जी, हरप्रसाद शास्त्री या मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। तो आंसर हो जाएगा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ते हैं ना कि पृथ्वीराज रास को किसने प्रमाणिक माना है, किसने अर्ध प्रमाणिक माना है या किसने उसको बिल्कुल ही अप्रमाणिक माना है, तो ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को आप पढ़ेंगे तो ऐसे तथ्य निकल के आते हैं कि जो अप्रमाणिक भी बताते हैं, प्रमाणिक भी बताते हैं और अर्ध प्रमाणिक भी बताते हैं। तो यहाँ पे ये मोहनलाल विष्णु पांड्या का जो स्टेटमेंट है, देखिए इन्होंने क्या किया था कि एकादश से 15 विक्रम साक आनंद, इन्होंने एक आनंद संवत की निर्माण कर दिया था और इस आधार पर इन्होंने रासों के समर्थक, अब यहाँ समर्थक आ गया तो इसका मतलब ये अप्रमाणिक तो नहीं कहेंगे ग्रंथ को, नहीं ये अर्ध प्रमाणिक कहेंगे। अगर ये समर्थक में दिखा रहे हैं तो इन्होंने पृथ्वीराज रासों को कैसा ग्रंथ माना होगा? प्रमाणिक ग्रंथ माना होगा, है ना। तो इसलिए मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ये प्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में आ जाएंगे। और आनंद संवत की कल्पना किसने की थी पूछा जाएगा तो भी पांड्या हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, माना कि रासो ग्रंथ इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन कोई उलटफेर नहीं किया जाता। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ है, फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक हैं? इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह कथन किसका है? नगेंद्र जी का, बच्चन जी का, शुक्ल जी का, गणपति जी का। तो यहाँ ये कथन है शुक्ल जी का। शुक्ल जी पूरे तथ्य के साथ बता रहे हैं। जो हमने इससे पहले जाली ग्रंथ की बात पढ़ी थी तो शुक्ल जी वहाँ किसी अन्य विद्वानों को इंडिकेट करके कह रहे हैं कि विद्वानों ने इसको जाली ग्रंथ कहा है। कब के 16वीं शताब्दी में जो ये ग्रंथ प्रकाशित होकर आया, वहाँ 16वीं शताब्दी को इंडिकेट करके कहा कि ग्रंथ में कुछ संवतों का जो आगे पीछे मिलता है उसके आधार पर जो 16वीं शताब्दी के आसपास विद्वान हुए थे उन्होंने इसको जाली ग्रंथ ठहराया। वहाँ शुक्ल जी नहीं कहते हैं, लेकिन बाद में शुक्ल जी ने कहा कि जो पृथ्वीराज रासो है ये काव्य ग्रंथ है, ठीक है। और जो काव्य ग्रंथ रहते हैं कहते हैं इसमें सत्य घटनाओं को बिना किसी प्रयोजन के उलटफेर नहीं किया जाता, बदला नहीं जाता। चाहे काव्य ग्रंथ भी है तो क्या तथ्य बदल दिए जाएंगे? तो शुक्ल कहते हैं कि वो नहीं बदलने चाहिए। और फिर एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जयानक कवि हुए थे, इनका भी तो काव्य ग्रंथ था, इनका भी तो काव्य ग्रंथ है। अगर पृथ्वीराज काव्य ग्रंथ है तो ये भी तो काव्य ग्रंथ है, लेकिन इसमें जो चीज़ें रखी गई हैं वो सत्य हैं। इस आधार पर जो पृथ्वीराज कुछ कहने की जगह नहीं, तो आगे सीधे सीधे बोलते हैं कि इस तरह से तथ्यों में इतना ज़्यादा अंतर है जयानक के और इसमें, तो अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यह पूरा का पूरा ग्रंथ वास्तव में कह दिया, ठीक है, वास्तव में एक जाली ग्रंथ है। ये किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात, अगर पृथ्वीराज के लिए आता है तो ये काव्य ग्रंथ है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। पृथ्वीराज और दूसरा जयानक का जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं पृथ्वीराज विजय, ये दोनों काव्य ग्रंथ की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने मुख्य भाट या बंदीराज का नाम क्या लिखा है? अब ये भी महत्वपूर्ण है। जब हम जयानक का जो रचना पढ़ते हैं पृथ्वीराज विषय में, उसमें जो मुख्य भाट या बंदी जन आया है, जैसे हम पृथ्वीराज में पढ़ते हैं ना मुख्य भाट करके, तो उस तरह से इसमें जो मुख्य भाट हैं वो कौन है? चंद्रवरदायी, पृथ्वीपुत्र, पृथ्वी भट्ट, मकरंद। तो यहाँ पे मुख्य भाट के रूप में इसमें पृथ्वी भट्ट को रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, तनयश्चंद्र राजस्य चंद्रराज इवाभवत् संग्रहम यस् सुव्रतानां मितव्यधात्। श्लोक किस ग्रंथ से है? चंद्रालोक से, पृथ्वीराज रासो से, पृथ्वीराज विजय से, कोई नहीं। तो इस तरह से जो ये श्लोक आया हुआ है ये पृथ्वीराज विजय से माना गया है। अगला प्रश्न है, श्लोक में आए हुए, जो ऊपर ये श्लोक आया है इसमें आए हुए चंद्रराज कवि, यहाँ पे चंद्रराज का वर्णन दिया है, को किसने चंद्रक कवि कहा है तथा इसका उल्लेख अन्य किसके द्वारा किया गया है? गणपति चंद्रगुप्त कुंतक, गौरी शंकर ओझा सेमेंद्र, चंद्रवरदायी बामन, गौरी शंकर ओझा कुंतक। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आए हुए चंद्रराज कवि को किसने चंद्रक कवि कहा? जो चंद्रराज कवि यहाँ आए हैं जयानक कवि के उसमें, इसको चंद्रक कवि किसने कहा है? पूछा जा सकता है कि चंद्रक कवि किसने कहा है, तो गौरी शंकर ओझा ने इनको चंद्रक कवि कहा है, ठीक है। और इनके जो चंद्रक कवि इन्होंने कहा था इसका उल्लेख अन्य किस कवि के द्वारा हुआ था? तो क्षेमेंद्र के द्वारा इसका उल्लेख हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रवरदायी नाम का कोई कवि था भी तो जयानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा।
अधिक ये तथ्य यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो जयानक कवि हैं ना, उसमें जयानक के कवि में चंद्रवरदायी का कहीं जिक्र नहीं है। कहते हैं शुक्ल जी कहते हैं कि पृथ्वीराज रासु को जब हम पढ़ते हैं तो उनमें सखा, उनके राजकवि या उनके मित्र के रूप में चंद्रवरदायी को रखा गया है, जबकि जयानक की रचना को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें चंद्रवरदायी नाम के कुछ वर्णन ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक इसको हाईलाइट कर रखा है कि ये चीज़ भी हम लोगों को पता होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये चीज़ पता होगी तो शायद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इसने चंद्रवरदायी को क्या माना है। तो चंद्रवरदायी नाम का कोई कवि था भी तो जयानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उसके भाई हरिराज, इन दोनों में से किसी के वंशज में चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा होगा। तो ये शुक्ल जी ने उसको डिफाइन करते हुए बताया है कि चंद्रवरदायी जो थे ये जयानक के उसमें नहीं थे। हाँ, ये हो सकता है, कहते हैं कि जब जयानक कवि यहाँ से चले गए होंगे, चंद्रवरदायी के जो पूर्वजों के उसमें काम करते थे, जब ये यहाँ से चले गए होंगे तब जो ये चंद्रवरदायी नाम का जो कवि रहा होगा ये उनके जाने के बाद आया होगा, इसलिए जो जयानक कवि हैं उनका वर्णन नहीं कर पाए, कहते हैं। अब आगे फिर बताते हैं कि भले ही जयानक ने न किया हो, लेकिन पृथ्वीराज के पुत्र जो गोविंदराज और उनके भाई हरिराज हैं, इन दोनों में से किसी के वंशज में चंद का नाम का कोई भट्ट आया होगा। तो पृथ्वीराज के पुत्र हैं एक गोविंदराज, अगर पूछा जाए गोविंदराज किसके पुत्र हैं, ठीक है, तो गोविंदराज पृथ्वीराज के पुत्र हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इनके भाई हरिराज हैं, उनके भाई से तात्पर्य पृथ्वीराज के भाई का नाम क्या है, हरिराज है। तो इन्हीं के उसमें ये कोई भट्ट कवि आया हो सकता है, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। अब अगला प्रश्न देखिए, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ पृथ्वीराज को कसते हैं और भी निराश होना पड़ता है। दोहा और कवित्व तो कुछ ठिकाने के हैं, पर त्रोटक आदि छोटे छंद में अनुस्वारांत की भरमार है। अनुस्वार के अंत में जो अनुस्वार आते हैं उनकी भरमार है। कहते हैं प्राकृत की नकल कहीं आधुनिक साँचे में ढली है, अभ्रंश का प्रयोग भी यहाँ पे है। यह ग्रंथ न तो भाषा और इतिहास और न तो साहित्य के इतिहास के जिज्ञासाओं के काम की है। ये कथन किसका है, शुक्ल जी का, नगेंद्र का, बच्चन जी का, हजारी जी का। तो ये कथन है शुक्ल जी का। अगला प्रश्न देखिए, 1909 से 1913 तक राजपूतानी में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज किसने की तथा इस खोज में उन्होंने कितनी यात्राएं की थी। बहुत मोस्ट प्रश्न है कि 1909 से लेकर 1913 तक राजपूताना में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज किसने की थी। तो गौरी शंकर ओझा ने की थी 2 यात्राओं के दौरान, इन्होंने वहाँ की 2 यात्राएँ की थी। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने की थी, इन्होंने भी 2 यात्राएँ की थी। या पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने की थी 3 यात्राओं के दौरान, या मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने की थी 3 यात्राओं की। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से लेकर 13 तक राजपूतानी में ये जो ऐतिहासिक काव्यों की खोज की थी, और कितनी यात्राओं के दौरान की थी, तो 3 यात्राओं के दौरान। ये प्रश्न सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1909 से 1913 तक अपनी 3 यात्राओं के आधार पर जो विवरण राजपूतानी से पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी ने एकत्रित किया उसे किसमें छापा था। तो जब इन्होंने एकत्रित कर लिया था हरप्रसाद शास्त्री जी ने ये सारा विवरण, तो कहाँ पर ये इसको छापे थे। पेरिस की मुद्रण समिति में, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी में, नवल प्रेस लखनऊ द्वारा, या नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा, यहाँ इसके द्वारा इसको छापा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, हरप्रसाद शास्त्री द्वारा दिए गए विवरणों के आधार पर चंद के पूर्वजों को कहाँ से आया बताया गया है। अब प्रश्न पृथ्वीराज रासो से नहीं किया जा रहा है, कहाँ से किया जा रहा है, जो हरप्रसाद शास्त्री ने विवरण दिए थे उसके आधार पर जो चंद के पूर्वज हैं, ये पूर्वज से तात्पर्य है पूर्व पुरुष, ठीक है, चंद्रवरदायी से पहले जो पुरुष हुए थे ये कहाँ से आए बताए गए हैं, मगध से, नेपाल से, भूटान से, लाहौर से। तो आंसर हो जाएगा मगध से। ध्यान रखना है, हरप्रसाद शास्त्री के विवरणों से पता चल रहा है मगध, ठीक है। अब पृथ्वीराज रासो से अगर प्रश्न बन जाए कि पृथ्वीराज के आधार पर चंद का जन्म कहाँ हुआ था, बंगाल, बिहार, लाहौर, राजस्थान, तो यहाँ आंसर हो जाएगा लाहौर में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, हाँ, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तरी ख़त्म हो गई है आज की, जो देश भाषा काव्य से थी, लेकिन कुछ पंक्तियाँ थी जो छूट रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा पंक्तियाँ लिखी नहीं जा सकती हैं। तो मैंने इस किताब की यहाँ पे क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ही ले लिया है। तो थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए कि बीसलदेव रासो की पंक्तियों को आप कैसे समझ सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि पर्णव चाल्यो बीसल राव, पर्णव से मतलब है कि विवाह के समय ना, परिणय, ठीक है, विवाह के लिए चले बीसलदेव,
चौराशिया सहु लिया बुलाए, ठीक है, जो साथ के सामंत लोग हैं उनको बुला लिया कहते हैं। जान तड़ी साजती करऊँ चिरह रंगवाली पहरियो टोप, ठीक। तो इस तरह से ये पंक्ति किसकी हो गई, तो बीसलदेव रासो से है। फिर अगली देखिए, हुआऊ पैसारो बीसल राव, इसमें तो बीसल राव आया है, तो ये पंक्ति समझ में आ जाएगी कि आई सयल अंतेवरी राव रूप अपूरव पेशी इति स्त्री नहीं सयल संसार, मतलब ऐसी स्त्री, राजमती की जैसी स्त्री पूरे संसार में नहीं है, इस तरह इन्होंने कहा है। अगला जो पंक्ति है, अतिरंग स्वामी सुमिली राती बेटी राजा भोज की, है ना, जो विवाह हुआ तो उनकी बेटी जो राजा भोज की थी वो इनसे मिली कहती हैं। गर्भ अभी उभो छै सांबड़ो राव, वो गर्भ करना छोड़ दो हे सांबर राव, मोसरी का नहीं उर्भुआल, महाघरी सांबर उग गही चिहु दिसी थाड़ जैसलमेर, ये गरीबी न बोल सांबर राव तरिना घनी और भुआल, एक उड़ीसा को धनी, उड़ीसा का जो धनी है वो है कहते हैं। बचन हमार तू मानी जुमान, तू हमारा वचन मान ले, जू था रही सब भाव उड़ई राजा उड़ी घरी उग गई हीरा खान, तो उसके घर में तो हीरे के खान उगे हुए हैं कहती हैं। इस तरह से उनको उनका जो अपने आप पर जो घमंड है उनको एक तरह से कहना चाह रही है, कहिए या जो भी है ये। अब यहाँ पे जब इनकी बात को सुनते हैं, कुंवरी कहे सुनी सांबरिया राव काई स्वामी तू उल गई जाए, कहो हमाऊ जय सुनई थारई छई साठी अंतेरी नार, ये पंक्तियाँ भी बीसलदेव से हैं। और ये तो मैंने कोडिटी करवाई थी कि महत्वपूर्ण है, कड़वा बोलना बोलिस नारी तुमो में लसी चित्त विसारी। फिर है जीव न जम्बी वियोगिनी दव का दाभा कुप्पले मेरे, और इस तरह से ये जो खासकर इसमें ध्यान रखना है, जीव न जीव वियोगनो या दव न दाघा कुपली मेल लई। अगर इस तरह से प्रश्न बनता है तो पूछा जा सकता है कि ये किस ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ जीव न जीव वियोगनो, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, इस तरह का वर्णन कहाँ पे आया है कि जीव का जला नहीं पनपता है, तो जीव न जीव वियोगनो, वियोगनो का तात्पर्य होता है कि पनपना, ठीक है। तो ये जीव न जीव विगोयनो, जीव न जीव, जीव का काम क्या होता है, बात करना, तो बात से बात नहीं छिपाई जा सकती है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। दव का दाधा कोपली मेलई, तो मतलब आग का जला कोपल छोड़ दे तो छोड़ दे, ठीक है। दव का दाधा कोपली मिल है, तो आग का जला कोपल छोड़ दे तो छोड़ दे, ये है, ठीक है। जीव का दादा ना पांगुरई, जीव अब यहाँ आएगा, जीव का जला नहीं पनपता है, भले ही आग का जला कोपलें, जो आग से जला हुआ कोई पौधा है तो भले ही उसमें कोपलें आ जाए गए रहे, लेकिन जीव का दादा ना पगोई, अगर जीव से कोई जला है तो वो कभी भी नहीं पांगुरई, मतलब वो नहीं पनप सकता है कह रहे हैं, ठीक है। अगर देखिए, नाल कई सुजणी सब कोई आव्यो राजा मास बसंत, तो अगर ऐसे पूछे राजा मास बसंत आ गया तो बसंत के महीने का वर्णन भी इसमें हुआ है। गड़माही गूड़ी उछली, अब गड़माही गूड़ी उछली, यहाँ उछली से तात्पर्य आकाशदीप को जलाए जाने की बात हुई है, ठीक है। गड़माही गूड़ी उछली, पूरे गढ़ में क्या जल रहे हैं, आकाशदीप जल रहे हैं। जय धन मिली अंग सांबार मान भंग हो तो बाल हरे, है ना। और इसी इणी परिरहता राज दुआरी, तो इस तरह से ये बीसलदेव की पंक्तियाँ हैं, यहाँ पे इसको ध्यान देना है। अब एक पंक्ति यहाँ पे ये आई थी, प्रथम ही प्रथु यज्ञ ते भे प्रकट अद्भुत रूप, ब्रह्मराव विचारी ब्रह्मा राखु नामानूप, पान पै देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाए, कहो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय, मतलब पुत्रों की संख्या अधिक हो गई है कह रहे हैं। पारिपायन सूरन के सूर सहित स्तुति कीन, तातु वंश प्रशंस में भौ चंद चारु नवीन, भूप पृथ्वीराज दीन हो तीन है, ज्वाला देश तनय ताके चार किनो, प्रथम आप नरेश, दूजे गुणचंद्र तासुत शीलचंद्र, ये गुणचंद्र को ध्यान देना, बाद में मैं इससे कोई एक तथ्य आप लोगों को बताऊंगी, गुणचंद्र जिसकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। बस यहाँ पर बता भी दूँ तो इतना ध्यान रखिएगा, पहले तो ये जो पूरी पंक्ति है ये सूरदास के साहित्य लहरी से दी गई पंक्ति हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जितनी भी पंक्तियाँ हम बोले हैं ये सूरदास की साहित्य लहरी से है, और सूरदास की साहित्य लहरी में सूरदास की भी वंश परंपरा मिलती है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि सूरदास की वंश परंपरा कहाँ पे मिलती
मिलती है तो इनके वंश परंपरा इनकी साहित्य लहरी में मिलती है, और वहीं पर सूरदास को चंद्रवरदाई का वंशज माना गया है। और इसी तरह से इनके उसमें ये पूरे वंशों के ये बुद्धि प्रकाश चौथे, चंद सुखदाय, देव प्रभु सूर्य, इस तरह से सारे जितने भी वहाँ पे ये हरिश्चंद्र अति विख्यात, इसमें राजाओं का वर्णन आया कि किस किस ने चंद के उसमें जो काम किया है, ये कृष्णचंद्र उदारजू, तो इस तरह से सारे जो जो निकले हैं ये बताए हैं। बस इन्होंने जयानक का जो वृक्ष मिलता है जो नानूराम के द्वारा बताया गया बाद में, उसमें उन्होंने जज्जल जो अपना वृक्ष बनाया है नानूराम के द्वारा, तो उसमें जलचंद, ठीक है, वहाँ पे एक नाम आया है ईसूर के उसमें। और नानूराम ने जो जयानक वाला बताया था, नानूराम ने जो वंश वृक्ष बताया था उसमें उन्होंने बताया कि जलचंद, केवल इतना ही अंतर है। ये जलचंद से इनकी वंश परंपरा वहाँ पे आरंभ होती है, लेकिन सूर्य ने यहाँ पे ये गुणचंद बता दिया है, ठीक है। तो इतना ही ध्यान रखना, अगर प्रश्न बन जाता है कि गुणचंद्र से वंश परंपरा किसने बताई थी, तो सूरदास ने बताई थी। अगर जलचंद से किसने बताई थी आता है, तो यहाँ पे जयानक, ये नानूराम भाट के द्वारा बताया गया था, जो जयानक कवि का ग्रंथ है उसके आधार पर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अगला यहाँ पे जो पंक्तियाँ हैं, अब थोड़ा सा पृथ्वीराज रासो से भी पंक्तियाँ हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा कि किस तरह से पृथ्वीराज में बनी है। जिही पकड़ी साहब लीन तिहूँ, बेर करी पानी पहीन, सिंगिनी सुशुद्ध गुनी चढ़ी जंजीर, चुक्कड़ न सबद बेधत तीर। तो ये वाली पंक्ति पूछी जाती है। मनु कला ससभान कला 1600 बन्नई, बाल बैस सास समीप आग्रह रत्ति पिन्नई। तो ये पंक्तियाँ कहाँ से हैं? पृथ्वीराज रासो से हैं। ये देखिए अगली पंक्ति है इसमें, कुटिल के सुदेश पोह परिचियत पिक्क सद, कमल गंध वय संध हंस गति चली मदन बद। तो हंस की गति मंद मंद चलने वाली बात भी पृथ्वीराज रासो में आई। तो यहाँ पे तो ये कठिन नहीं है। प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग सिखी कग्गर दिनो, ये इसमें पृथ्वीराज का ही नाम आया, तो ये पृथ्वीराज से हो गई। दिक्खत दिट्ठी उच्चरई, वर एक चल्लई विलम्ब न करई अलगार, रैनी दिन पंचमही जो रू कामिनी नहर बरी। तो ये भी पृथ्वीराज से है। और अंतिम वाली जो महत्वपूर्ण है, बज्जी घोर निशान रान चौहान व दिशु, सकल मोर सुर सामंत समरी, बल जंत्र मंत्र तीस, उट्टी राज पृथ्वीराज बान मनो लग वीर नट। तो इस तरह से ये सारी पंक्तियाँ जो हैं वो पृथ्वीराज रासो से ली गई हैं। यहीं पर आज की क्लास समाप्त कर लेते हैं, और कल हम देश भाषा काव्य से ही अंतिम वीडियो को बनाएंगे, और परसों से फिर अपभ्रंश काव्य हमारा शुरू होगा। आप इसको अच्छे से शुरू से देखिए, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगी। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत आभार। इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि एक अच्छी खासी प्रश्नोत्तरी यहाँ पे तैयार हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।